अगर आप फोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आपने एंड्रॉइड, iOS और विंडोज का नाम जरूर सुना होगा। ये दरअसल कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर और ATM मशीन से लेकर रोबोट्स तक सब में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और यह कैसे काम करता है? अगर नहीं तो यह वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी बताऊंगा। नमस्कार, इट्स मैटर में आपका स्वागत है। एक कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को समझता है और उसी में कम्युनिकेट करता है। लेकिन जब हम अपने कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं तो वह बाइनरी भाषा में नहीं होकर हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी और भाषा में होता है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर से समझ जाता है और हमारा काम कर देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कंप्यूटर हमारे कमांड्स को समझता कैसे है? तो इसके लिए कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक OS, एंड्रॉइड, iOS, फिडोरा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर में सबसे ज्यादा उपयोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग ज्यादा होता है। अब बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो OS के नाम से भी जाना जाता है। यह असल में प्रोग्राम्स का एक ऐसा सेट है जिसमें कंप्यूटर के लिए अनगिनत निर्देश होते हैं। जब आप कंप्यूटर को कोई काम देते हैं तो वह इन्हीं निर्देशों की मदद से उसे पूरा करता है। आपको बताना चाहूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो बाकी सारे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स को चलाता है, जैसे कि विंडोज OS, VLC प्लेयर, फोटोशॉप, MS ऑफिस, ये सब सॉफ्टवेयर को चलाता है। आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन ये सब से इनपुट लेता है और उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हार्डवेयर के साथ कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच एडजस्टमेंट स्थापित करता है और कम्युनिकेट करने में मदद करता है। अगर आसान भाषा में कहें तो यूजर की बात कंप्यूटर को समझाता है और कंप्यूटर की बात यूजर को। इस तरह दोनों के बीच संवाद कायम रहता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, जिससे कंप्यूटर यूज करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सारे ऑप्शन, मेन्यूज, आइकॉन, बार्स और बटन के रूप में दिखाई देते हैं, जिससे कमांड देना काफी आसान होता है, क्योंकि हर एक कमांड के लिए बार बार कोड्स नहीं लिखने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि OS कैसे काम करता है। अब सवाल यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। तो वैसे तो आपको इसका अंदाजा हो गया होगा, लेकिन फिर भी चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक कंप्यूटर में मौजूद एक वीडियो देखना चाहते हैं और इसके लिए आप उस पर डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम माउस के जरिए इनपुट लेगा और तुरंत हार्डवेयर के साथ एडजस्टमेंट करेगा, यानी कि वीडियो को प्ले करने के जिन जिन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी वे सब उपलब्ध करवाएगा, जैसे कि VLC प्लेयर, स्पीकर, वॉल्यूम बटन का कंट्रोल, ये सभी। इस तरह आपकी फेवरेट वीडियो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी और आप उसे देख पाएंगे। कुल मिलाकर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मैनेज करके कंप्यूटर को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। तो चलिए जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है। जैसा कि हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या मीनिंग है, इससे आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब कंप्यूटर को शुरू किया जाता है तब सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है, जिसके बाद यह कंप्यूटर संचालित करने के में यूजर की मदद करता है। इसके लिए यह इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नंबर 1, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें निर्देशों व डेटा को स्टोर किया जाता है। मेमोरी में किसी प्रकार का डेटा या निर्देशों को स्टोर तथा मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्हीं काम को मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों शामिल होते हैं। नंबर 2, प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसमें कंप्यूटर के सारे टास्क को प्रोसेस किया जाता है, यानी यह भी एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोसेसर को प्रोसेस और मैनेज करने जैसे कार्य को प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। नंबर 3, डिवाइस मैनेजमेंट। कंप्यूटर बहुत सारे डिवाइस से मिलकर बने होते हैं। कंप्यूटर इन सभी डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इन सब को मैनेज करने की प्रक्रिया डिवाइस मैनेजमेंट कहलाती है। डिवाइस मैनेजमेंट कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसके अनुसार ही ये सभी डिवाइस मैनेज होते हैं। नंबर 4, फाइल मैनेजमेंट। कंप्यूटर फाइल में बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं जिसे मैनेज करना, जैसे सूचना, लोकेशन, ये सब को संगठित करके परिवर्तित करने तथा इसको इरेज जैसी कार्य करना फाइल मैनेजमेंट कहलाता है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नंबर 5, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पोर्टेंट कार्य हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित रखना भी होता है। यह कंप्यूटर को अनअथॉरिटी एक्सेस से बचाने का कार्य करता है, अर्थात कंप्यूटर के सिक्योरिटी का कार्य करता है, जिसे सिक्योरिटी मैनेजमेंट कहते हैं। नंबर 6, सिस्टम मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को मैनेज व नियंत्रित करता है, जैसे सिस्टम का परफॉर्मेंस बताना,
बताना, एरर बताना, ये सब शामिल है। इसे सिस्टम मैनेजमेंट कहते हैं। नंबर 7, इंटरफेस प्रोवाइडिंग। कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता है और ना ही हम कंप्यूटर के लैंग्वेज को आसानी से समझ पाते हैं, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इसके बाद उस निर्देश के परिणाम को हमारे लैंग्वेज में बदलकर हमें दिखाता है। यह बता देता है कि इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। अब बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत विकास हुआ है और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए भी जा चुके हैं। आगे भी ऑपरेटिंग सिस्टम में विकास होता रहेगा और नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम बनते रहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भागों में बांटा जाता है, चलिए इसको जानते हैं। नंबर 1, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 2, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 3, सिग्नल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 4, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 5, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 6, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 7, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये कुछ पॉइंट है, चलिए इसको अच्छे से जानते हैं। नंबर 1, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा उद्देश्य रिस्पॉन्स टाइम उपलब्ध कराना होगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग वैज्ञानिक और औद्योगिक डिवाइस में किया जाता है। इसमें यूजर का हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम के परिणाम को दूसरे प्रोग्राम में इनपुट के रूप में प्रयोग होता रहता है। नंबर 2, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर को एक ही संसाधन को साझा करना होता है। यह यूजर की आवश्यकताओं को संतुलित रखता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का प्रबंध जरूरी होता है। इसमें प्रत्येक प्रोग्राम के लिए सीपीयू का बराबर समय दिया जाता है। नंबर 3, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर को एक समय में एक ही काम करने का अनुमति होता है। नंबर 4, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग समूह में किया जाता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब सभी कार्यों को यूजर के हस्तक्षेप के बिना समूह में करता है, तब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नंबर 5, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम या कार्यों को किया जाता है। प्रत्येक प्रोग्राम या कार्य के लिए सीपीयू का एक निश्चित समय देता है। नंबर 6, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक से अधिक सीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर सिस्टम को क्लाइंट्स का डेटा सिक्योरिटी एप्लीकेशन और अन्य नेटवर्किंग फंक्शन को मैनेज करने की क्षमता देता है। नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कई सारे कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ते हैं, तब ये एक दूसरे से टास्किंग शेयर करता है। इसी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।